हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो हम जानते हैं कि एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर एक सतह पर जब कोई वस्तु खिसकने का कोशिश करता है तो उसे गति को विरोध करने के लिए मतलब आता है कौन, द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसी से अगर मतलब हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल प्लेन लेते हैं AB, तो AB इज ए हॉरिजेंटल सरफेस ऑन व्हिच ब्लॉक C ऑफ मास M इज केप्ट। तो हम देख सकते हैं कि AB हम हॉरिजेंटल सरफेस लेते हैं और उस पर M मास के एक वस्तु को रख देते हैं और उसको जो है उसको खिसकाने के लिए पर हम फोर्स लगाते हैं FS पैरेलल टू हॉरिजेंटल surface is applied which keeps the block in limiting equilibrium. अब the normal reaction R is balanced with the weight mg। हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन R जो ऊपर की तरह है और वेट जो हमारा है mg वो नीचे की तरह है। एंड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs इज बैलेंस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स P ऑन द ब्लॉक। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, उस पर जो हम P फोर्स लगाते हैं तो P फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्रिक्शनल फोर्स Fs लगता है तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ Fs जो है और जो R है, द रिजल्टेंट ऑफ Fs एंड R इज R डैश एंड द रिजल्टेंट मेक्स द नॉर्मल रिएक्शन R एंड एंगल इक्वल टू लेमडा व्हिच इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो हमारा F और R का जो रिजल्टेंट है वो R डैश होता है और मतलब Fs और R का जो रिजल्टेंट है वो R डैश होता है और R डैश के बीच जो एंगल लेमडा है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के बाद हम समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो हम देख सकते हैं कि इस पर जो है इस एक वुडन ब्लॉक C रखते हैं और जिसका मास M है। अब AB प्लेन पर रखते हैं और सरफेस AB को धीरे धीरे हम उठाते हैं। अब उठाते से क्या होता है कि एक खास एंगल होता है जिस पर वो ठीक खिसकने की स्थिति में होता है। द सरफेस AB is gradually raised such that it makes with the horizon an angle theta and in this position the block is on the verge of sliding down, then theta is called the angle of repose। तो यहीं पर जो हम जब वो खिसकने की स्थिति में जो होता है उस समय में जो एंगल हमारा थीटा होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि Fs बराबर mg साइन थीटा और R बराबर हो गया mg cos थीटा। तो म्यू एस बराबर हो गया Fs अपॉन R बराबर mg साइन थीटा बटा mg cos थीटा, ये बराबर हो गया टेन थीटा। तो Fs बराबर क्या हो गया, म्यू एस R, इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस mg cos थीटा। व्हेन द फोर्स mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस mg cos थीटा then block would slide down, and when mg sin theta is shorter than mu s mg cos theta then the block would not slide down. When mg sin theta बराबर mu s mg cos theta the block would remain in the position of limiting equilibrium and in this case mu s बराबर tan theta। तो mu s बराबर क्या हो गया था tan lambda और tan theta बराबर क्या हो गया था tan lambda। तो ये इसीलिए ये tan थीटा बराबर जो tan लेमडा है तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और थीटा इज ग्रेटर देन लेमडा तो ब्लॉक विल मूव। अगर थीटा जो है लेमडा से छोटा होगा तो द ब्लॉक विल बी स्टैटिक। अब व्हेन थीटा बराबर लेमडा तो देन द ब्लॉक विल बी इन द पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लिन्ड प्लेन, तो MA बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो A बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू G। तो इस तरह से MA बराबर हो गया P माइनस mg साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो A बराबर हो जाएगा P बटा M माइनस G साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो इस तरह से कुछ केस सब है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और इसको समझ लेने के बाद जैसे द लिस्ट फोर्स विच कैन मूव ए बॉडी ऑफ ऑन ए इंक्लिन्ड प्लेन, तो ये हो जाएगा P का वैल्यू हो जाएगा P बराबर W साइन अल्फ़ा प्लस लेमडा cos थीटा माइनस लेमडा। द लिस्ट फोर्स विच कैन सपोर्ट ए बॉडी ऑन एन इंक्लिन्ड प्लेन
तो इसमें ये हो जाएगा P बराबर W साइन अल्फ़ा माइनस लेमडा कॉस लेमडा। अब इसको समझ लेने के बाद अब हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो हो जाएगा, हम देख रहे हैं ना, इंक्लिन्ड प्लेन जो AB है, द इंक्लिन्ड प्लेन AB हैज ए ब्लॉक C अबव इट। अब ये इंक्लिन्ड प्लेन पर जो है झुका हुआ जो हमारा तल है उस पर हम एक ब्लॉक लेते हैं, वुडन ब्लॉक C, और प्लेन को धीरे धीरे हम उठाते हैं। तो द प्लेन इज ग्रेजुअली रेज्ड सच दैट द ब्लॉक C इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन द सरफेस टू बी टेस्टेड आर प्रॉपरली केप्ट। When the block is just to slide down, it is in the position of limiting friction। जब वो ठीक खिसकने की स्थिति में होता है तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। इन द केस इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द वर्टिकल, देन म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन आर। ये बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा बटा एम जी कॉस थीटा। ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू, मतलब जो ये परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइट कितना है h, तो ये हो जाएगा h बट्टा b। अब हम चर्चा करते हैं ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है। तो पहले जो है लोग मानते थे कि कितना भी चिकना सरफेस है, कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगा। If a plane surface is looked in a microscope, it is seen that it is not perfectly plane. When one says that two plane surfaces are in contact, it does not mean that they are completely in contact, that is they do not touch each other at all points. If the surface is rough, the distance between the point in contact increases. The molecule of the two surfaces are at nearest distance apart where they are almost in contact. All at points the molecular distance is small, the force of attraction is large। अब जो मोलिकुलर डिस्टेंस अगर दो मोलिक्यूल के बीच में अगर मतलब कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये भी समझ लीजिए कि डिसिमिलर मोलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसन, और सिमिलर मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं एडहेसन। तो फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में हमको ये भी समझ लेना चाहिए कोहेसन क्या है, एडहेसन क्या है। इसके बाद हम समझते हैं व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी इट रिक्वायर्स ए फोर्स टू सेपरेट देम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू कीप द बॉडी इन मोशन अपॉन अनदर बॉडी, दैट इज टू काउंटर बैलेंस द मोलिकुलर अट्रैक्शन। द रिक्वायर्ड फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब आफ्टर पॉलिशिंग द सरफेस द फ्रिक्शन बिकम्स लेस। When the surface is very smooth, then the molecules are very near throughout the surface. In the case friction is very large, when the surface is wild or compressed air allowed to enter between the two surfaces, the force of friction is diminished. The layer of the separates the two surfaces and the main force of friction is called viscous drag। अब इसके बाद हम समझते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए कोई स्कूटर सवार है, तो स्कूटर सवार जो चल रहा है तो एक डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए कोई स्कूटर सवार है जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पर वेलोसिटी u से चल रहा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज म्यू एस, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन व्हिच द स्कूटर कैन बी स्टॉप्ड इज़ टू बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट करते हैं x बराबर u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू s इंटू जी के फॉर्म में। अब उसके बाद हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन पर चर्चा करते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु को फ्लूइड में डुबाते हैं, व्हेन ए बॉडी इज इनसाइड ए फ्लूइड देन इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड लाइंग अगेंस्ट इट। तो क्या होता है, वो कुछ फ्लूइड को जब हम एक वस्तु को अगर हम किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो ए पोर्शन ऑफ द फ्लूइड प्रोसीड्स फर्दर अलोंग विद द बॉडी, द रिजल्ट इज दैट फ्लूइड गेन्स वेलोसिटी। और उसमें जो जैसे कोई गेंद को आप गिरा दीजिए फ्लूइड में, तो फ्लूइड में भी तो गति हो जाती है। तो इससे क्या होगा, तो द रिजल्ट इज दैट फ्लूइड गेन्स वेलोसिटी बट द बॉडी लूजेस काइनेटिक एनर्जी। और ये गेंद है अगर गिर रहा है तो उसमें जा कर के फ्लूइड में वो क्या होगा,
उसकी गति रुक जाएगी, मतलब वो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज करेगा। तो ये जो फोर्स होता है इसी को दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आल्सो अफेक्ट्स द फ्लूइड फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज मूविंग रिलेटिवली विद द स्मॉल वेलोसिटी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हम कैसे मिनिमाइज करते हैं फ्रिक्शन को। तो रबिंग से या पॉलिशिंग से, ये पॉलिश करके या रब करके हम उसको स्मूथ बनाते हैं सरफेस को, या मतलब जो कार होता है और मतलब एरोप्लेन होता है उसका स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को घटाने के लिए, या ग्रीस लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है सो फ्रिक्शनल फोर्स को घटाने के लिए है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन डे टू डे लाइफ। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नाइदर वी कैन स्टैंड नोर वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते हैं, दीवार में कांटी नहीं ठोक सकते हैं, और मतलब टहल नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ आइस देयर इज़ ए लेस फ्रिक्शन एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू वॉक ओवर इट। जो आइसक्रीम बर्फ़ का छल्ला होगा उस पर टहलना मुश्किल हो जाएगा फ्रिक्शन कम हो जाने से। तो ये सब चीज़ है कि अगर फ्रिक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन कहीं कहीं फ्रिक्शन नुकसानदेह भी है, तो वहाँ फ्रिक्शन घटाते हैं। और अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो पूरा दुनिया एक गड्ढा में समा जाएगी, ये भी विचार करना है। ऑल्दो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना रहना असंभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कभी कभी हमको मेरे काम में बाधा भी उत्पन्न करता है। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन ओवर ए रफ सरफेस। अब जो रफ सरफेस है उस पर चलना बहुत मतलब कठिन है। हैंग सच सरफेसेस आर मेड स्मूथ। इसीलिए जो हम चिकना सड़क स्मूथ सड़क बनाते हैं, क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स को घटाने के लिए। तो जहाँ कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्स को घटाने की आवश्यकता है वहाँ घटाते हैं, और जहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है वहाँ बढ़ाते हैं। मशीन सब में जो हम बॉल बेरिंग का यूज करते हैं उसका भी पर्पस यही होता है कि हम जो फ्रिक्शनल फोर्स को घटाते हैं, फ्रिक्शन को घटाते हैं। इन ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट थिन वाइल एंड इन हैवी